नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली न्यूज़ विद अनुराग पर क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अजमेर दरगाह के मंदिर होने के 3 आधार हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने रखे, साथ ही जस्टिस शारदा की किताब का हवाला भी दिया है। ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार की गूंज अब सुनाई दी। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर को हुई शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार की नमाज से पहले ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। कानपुर में बंद पड़े मदरसे में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके में रहने वाली एक महिला ने दावा किया कि यह कंकाल उसके लापता बेटे अयान का है, जो इस मदरसे को चलाता था। शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार से इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की, साथ ही वकील की हत्या पर जताया विरोध। बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा में शामिल हुए राजा भैया, कहा यह हिंदुओं को एकजुट करने का बड़ा प्रयास है। 29 नवंबर यानी आज उर्स इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मय प्रभु से खुद को अलग कर लिया है। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारुचंद्र दास ने दिया बड़ा बयान। ग्वालियर में मनोज तिवारी ने कहा राहुल गांधी सांसदों का एक पुलिंदा है। दुनिया में जितनी भी भारत विरोधी शक्तियां हैं सभी राहुल गांधी के साथ लग गई हैं। यूपी पुलिस के काम करने और केस को निपटाने के तरीके से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और यूपी पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, अगर याचिकाकर्ता को कुछ हुआ तो बीजेपी को जिंदगी भर याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सड़क के निर्माण में किए गए घोटाले में एक अधीक्षण अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता सहित 16 अभियंताओं को सरकार ने निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में गुरुवार को बड़ा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने अब अपने हमलों को और भी बढ़ा दिया है। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है और न्यूनतम तापमान गुरुवार को 10.1 डिग्री दर्ज किया गया। अगले सप्ताह तक ठंड के और बढ़ने की संभावना है। ईपीएफओ पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव की तैयारी में है। इस नए नियम बदलाव के तहत कर्मचारी पेंशन के लिए ज्यादा अंशदान कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू कर दिया गया है। संभल हिंसा मामले के बाद अब स्थिति को संभालने की कोशिश जारी है। संभल में इंटरनेट को अभी बहाल नहीं किया गया। वहीं जुम्मे को नमाज के लेकर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने खराब मौसम के बीच तमिलनाडु के कुड्डालोर केम्प्लास्ट जेटी से 10 लोगों को बचाया। इसमें 6 मछुआरे और 4 जेटी कर्मचारी शामिल थे। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए सीजफायर के 48 घंटे के भीतर इजरायली सेना ने लेबनान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। इसके कारण दोनों पक्षों में संघर्ष की सुगबुगाहट होने लगी है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आज राजधानी के कई इलाकों में सुबह 6 बजे एक्यूआई 400 के करीब दर्ज किया गया। बढ़ते एक्यूआई के कारण सरकार हर जरूरी एक्शन ले रही है। बुधवार और गुरुवार को अडानी ग्रुप जबरदस्त उछाल देखा गया। इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने अडानी ग्रुप का समर्थन भी किया है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ने 28 नवंबर को लोकसभा में फर्जी बम धमकी से मामलों में जुड़ी एक जानकारी साझा की, जिसमें 2 सालों में 1100 से ज्यादा फर्जी बम धमकियों के मामले सामने आए हैं। 12वीं के छात्रों ने यूट्यूब से बनाना सीखा बम। टीचर की कुर्सी के नीचे किया विस्फोट। बम फटने के बाद कुर्सी के उड़ गए चीथड़े, लेकिन शिक्षिका बाल बाल बच गईं। हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में 8 बड़े फैसले। दिसंबर से मैया सम्मान के लाभुकों को मिलेंगे 2500 रुपए। गुरुवार दोपहर 1:45 तक सेंसेक्स 1200 अंक की गिरावट के साथ 78,975 पर आ गया, जबकि निफ्टी 350 अंक। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर खबर सटीक और सबसे पहले सही जानकारी के साथ मिलती है।